हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस जोन बाय उषा चंद। तो बेटा इस वीडियो में हम कक्षा 10 का पाठ 6 जैव प्रक्रम के जो हमारा वहन तंत्र है उसका जो भाग है यानी कि जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनके बारे में और पादपों में परिवहन कैसे होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने इससे पीछे वाली वीडियो में बताया था कि जो हृदय की कार्य विधि कैसे होती है, यानी कि जो हृदय है वो कैसे कार्य करता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है। तो फिर बात आती है हमारी कि भी रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं यानी कि वे नलिकाएं जिसमें से रुधिर प्रवाहित होता है, रक्त का प्रवाह होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं। तो रुधिर वाहिकाएं बेटा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? धमनी, शिरा और केशिकाएं। एक वर्ड होता है कोशिकाएं, एक होता है केशिकाएं। कोशिका तो जीवन की मौलिक इकाई होती है, केशिकाएं जिसको इंग्लिश में ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। इनको हम आर्टरीज बोलते हैं, इनको वेन्स बोलते हैं, इनको ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। फिर इनमें अंतर पूछा जाता है कई बार धमनी और शिरा के अंदर। धमनी वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के दूसरे अंगों तक लेकर जाती है। ध्यान रखना इस बात का। अभी जैसे हमने पिछली वीडियो में हृदय की संरचना समझाई तो उसमें भी दिखाया था कि जो हृदय से निकल रही वो कौन सी थी, धमनी। यानी कि वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं वो क्या होगी, आपकी धमनी होगी। और वे रक्त वाहिकाएं जो हृदय को शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से कहां लेकर आती है, हृदय के पास, तो वो हमारी क्या होगी, शिरा होगी। धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर होता है। सिर्फ किसको छोड़ के आपने देखा था कि जो फुफ्फुसीय धमनी थी वो कैसा रक्त लेके जा रही थी, विऑक्सीजनित रुधिर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर। और शिराओं में कैसा रक्त होता है, विऑक्सीजनित रक्त होता है। सिर्फ किसको छोड़ के, फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर। ठीक है। जो धमनी होती है बेटे, इनकी जो भित्ति होती है मोटी होती है। क्यों होती है मोटी? क्योंकि उन्हें हृदय जब पंप करता है तो ज्यादा प्रेशर से रक्त जाता है, रक्त दाब उच्च होता है। और जो शिराएं होती हैं इनकी भित्ति क्या होती है, पतली होती। क्यों? इन्हें तो शरीर के विभिन्न भागों से ही रक्त लेके आना होता है, वहां ज्यादा प्रेशर, रक्त दाब ज्यादा नहीं होता है। शिराओं के अंदर वाल्व होते हैं, ठीक है। और जो आपकी ये धमनी होती है इनमें वाल्व नहीं होते। समझना आपको, इनमें आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है। फिर रक्त केशिकाएं क्या होती हैं बेटे? जब धमनी रक्त को लेकर जाती है हृदय से तो रक्त यानी कि जो ऑक्सीजन है बेटे वो तो शरीर की हर एक कोशिका को चाहिए। अब हमारे शरीर में इतनी धमनियां नहीं है, इतनी धमनियां कहाँ से आएंगी, इतना सा तो शरीर है हमारा, और कोशिकाएं तो अनगिनत है। फिर क्या होता है, उन धमनियों में से पतली पतली धागे जैसी बहुत सारी संरचनाएं निकल जाती हैं जो हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो उन पतली पतली धागे जैसी, जैसे अब मान लो हमने कह दिया कि ये हमारी धमनी आ रही है, तो इसमें से बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी धागे जैसी संरचनाएं निकल जाएंगी जो सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दे। तो ये हमारी जो पतली धागे जैसी संरचनाएं हैं ये हमारी क्या होगी, केशिकाएं। इनकी जो भित्ति होती है बिल्कुल पतली होती है, कोशिका की बनी। फिर ये केशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं और फिर ये दोबारा से एक रक्त वाहिका का निर्माण करती हैं जिसमें विऑक्सीजनित रुधिर होता है और वो क्या बन जाती है, शिरा बन जाती है। वो शिरा फिर कहाँ लेके जाती है, रक्त को हृदय के पास लेकर जाती है। यानी कि केशिकाएं हैं वो किससे बनी, धमनी से, और केशिकाओं ने मिलके क्या बनाई, शिरा बना दी। ठीक है। फिर आगे आता है बेटे कि भी एक हमारे शरीर में एक और द्रव है। जब भी हमने एक द्रव की बात की थी, कौन सा था, रक्त प्लाज्मा। एक द्रव और भी पाया जाता है, लसिका।
लसिका क्या होता है, जैसा हमारा गेहूं का कलर होता है, गेहूं के जो भूसा होता है उसके कलर का होता है लसिका, ठीक है। और ये क्या होता है कि जो हमारी रक्त केशिकाएं, तभी मैंने कहा था कि जो रक्त केशिकाएं हैं इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब रक्त केशिकाओं में से प्रवाहित करता है तो छोटे छोटे छिद्रों में से कुछ द्रव बाहर निकल जाता है। जो उत्तकों के बीच में, जो उत्तकों की कोशिकाएं हैं उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह होती है, वहां भर जाता है वो द्रव। उस द्रव के अंदर कुछ प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन होता है तथा कुछ रक्त कोशिकाएं होती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये भी हो जाती है साथ। ये जो उत्तक की कोशिकाएं इसके अंदर डूब जाती है, तो इसीलिए इसका एक और नाम है उत्तक तरल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, उत्तक तरल, यानी कि उत्तक की जो कोशिका है इसके अंदर डूब जाती, नहा रही होती है, ठीक है। और फिर जो ये लसिका, यानी कि जो लसिका है, ये दोबारा से फिर जो शिरा होती है, यानी कि लसिका की जो वाहिकाएं होती है, वो इसको दोबारा कहाँ ले जाती है, फिर हृदय के पास। लेकिन हृदय से दोबारा लसिका का वापस से संचरण नहीं होता है। यानी कि लसिका और प्लाज्मा, इनमें आपका रक्त, इनमें आपका अंतर पूछा जाए तो कई बार पूछ भी लेते हैं, ये कैसे कलर का, गेहूं के कलर का, फिर रंगहीन भी बोल सकते हैं, ये लाल रंग का होता है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं, इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होते हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की तरफ और हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की तरफ प्रवाहित होता है। ये सिर्फ शरीर के अंगों से हृदय की तरफ जाता है, ठीक है। तो जो लसिका का जो कार्य होता है बेटे, वो क्या होता है, जो पचा हुआ या फिर शूद्रांत्र द्वारा अवशोषित किया हुआ वसा, एक तो जो वसा का पाचन हो जाता है जब, और जो शूद्रांत्र के अंदर होता है ना अवशोषण का कार्य, तो शूद्रांत्र द्वारा अवशोषित किया हुआ वसा का जो वहन है वो कौन करता है, लसिका करता है। और ये एक और काम हो गया कि भी जो उत्तकों के बीच में तरल आ जाता है उसको वापस हृदय तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है, लसिका करता है। समझना है। तो यानी कि हमारे शरीर में बच्चों से पूछा जाए कि कौन से कितने द्रव है, तो हम एक ही का नाम लेते हैं कि रक्त होता है एक द्रव, लेकिन इसमें एक और द्रव है हमारे शरीर में, कौन सा, लसिका। लसिका वैसे तो हमारे रक्त का ही पार्ट है, लेकिन क्या होता है कि छन छन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे कई बार पाइप, मान लो कोई छेद हो गया, पाइप में पानी जा रहा है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, जहाँ गड्ढा वगैरह होता है वहां भर जाता है। तो इस तरह से ही लसिका होता है कि जो हमारी केशिकाएं होती है उनकी जो भित्ति होती है बहुत पतली होती है, उसमें से रक्त, कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन ये बाहर निकल आता, कुछ रक्त कोशिकाएं, और वो वहां पर जमा हो जाता है। दोबारा से फिर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, दोबारा से हृदय के पास चला जाता है, तो उसको लसिका, ठीक है बेटे। फिर बात आता है, एक टॉपिक है हमारा रक्तदाब। आपने देखा होगा आजकल तो बहुत मरीज हो गए हैं, कहते हैं कि बीपी हाई हो रखा है। आपने देखा होगा जी, डॉक्टर जब नापता है तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का वो बड़ा सा रबर सा वो बांध देते हैं, और ऐसे एक दबाने वाला होता है पंप सा, उसको आजकल तो वैसे डिजिटल इतना छोटा सा भी आया हुआ है, उससे भी नापते हैं। तो उसमें क्या किया, ये रक्तदाब होता क्या है, यानी कि जो हमारा ये वाहिकाओं के अंदर जो रक्त प्रवाहित करता है, ये रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो दबाव डालता है उसको क्या कहते हैं, रक्तदाब, ठीक है। रक्तदाब जो है, आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, किसमें अधिक होता है, धमनियों में ज्यादा होता है, शिराओं में कम होता है। अब धमनी के अंदर भी बेटे दो तरह का रक्तदाब होता है, ठीक है। तो उसमें एक होता है प्रकुंचन और एक होता है आपका शिथिलन। तो जायज सी बात है, प्रकुंचन यानी कि संकुचन, जब धमनी सिकुड़ती है तो उस टाइम पर दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यानी कि
आप पढ़ते होंगे कि भी जो एक स्वस्थ आदमी का जो उच्च दाब है वो क्या होना चाहिए, 120/80 ये होता है। यानी कि ये संकुचन के समय का दाब होता है, रक्त दाब, और ये उसके शिथिलन के समय का होता है। जब धमनी संकुचित होती है तो जितना रक्त दाब होता है उसके वाहिकाओं में, तो उस दाब को क्या कहते हैं, प्रकुंचन। कितना होना चाहिए, 120 mmHg, ये इसकी इकाई होती है। और जब वो फैलती है तो कितना होना चाहिए, 80 mmHg। तो यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त दाब वो कितना होना चाहिए, 120/80। कई बार हम आम भाषा में कहते हैं कि ऊपर वाला रक्त दाब 120 है, नीचे वाला 80 है। इससे 10-20 ऊपर नीचे यानी कि 130 तक भी, और ये 70 तक भी, या 90 तक, या फिर 110 तक जो नॉर्मल माना जाता है, 10-20 ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है बेटे, रक्त दाब भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब बहुत अधिक रक्त दाब बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं उच्च रक्त दाब, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी। ज्यादा रक्त दाब हो गया तो क्या हो जाता है, हमारी धमनी फट सकती है, रक्तस्राव हो सकता है, और हमारी डेथ भी हो सकती है। और कई बार तो क्या हो जाता है कि लकवा मार जाता है, कहते लकवा लग गया उसको, पैरालिसिस, अपाइज हो जाते हैं हम, हमारा शरीर का कोई अंग कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि वहां पर रक्त के थक्के बन जाते हैं रक्त स्त्राव होकर। तो इसलिए आज के लिए इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि ज्यादा टेंशनफुल लाइफ है, बहुत ही भाग दौड़ की जिंदगी, हम आराम नहीं करते, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करते हैं। तो इसलिए खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, क्योंकि जो रक्त दाब एक ऐसी बीमारी, मान लो इंसान की मौत हो जाए तो भी ठीक है, और वो अपाइज होकर के पूरी जिंदगी ऐसे पड़ा रहता है तो उसको भी परेशानी होती है, और जो उसको संभाल रहे होते हैं उनको भी परेशानी होती है। और जो रक्त दाब को बेटे नापा जाता है तो किससे नापते हैं, इसको किससे नापते हैं, यंत्र होता है। अभी मैंने कहा था कि ये जो रबर सी बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर, तो उस यंत्र का नाम क्या है, स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब को मापा जाता है। फिर बात आती है पादपों में परिवहन। अब देखो बेटे, आपको पता है कि ये पाठ का जब शुरू किया था, वैसे भी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि पादपों में जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। और भोजन की हर एक कोशिका को जरूरत है, तो वहां से विभिन्न कोशिकाओं तक भोजन पहुंचाया जाएगा। और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो पत्तियों में होती है, और उसके लिए पानी कहाँ से जाता है, जड़ों से जाता है। तो यानी कि भोजन को पत्तियों से विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जल और खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना, तो इसके लिए कोई ना कोई तो सिस्टम चाहिए, कोई ना कोई तंत्र चाहिए। तो वो आता है पादपों का परिवहन तंत्र। ठीक है, इसमें क्या आता है बेटे, 2 पादप ऊतक होते हैं। वो पादपों में 2 तरह के ऊतक आपने 9th क्लास में पढ़े थे, सरल पादप ऊतक और जटिल पादप ऊतक। तो इसमें हमारे आते हैं जो परिवहन करते हैं संवहनीय ऊतक। जो संवहनीय ऊतक यानी कि जो पदार्थों का स्थानांतरण करता है वो संवहनीय ऊतक करता है। इसमें आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, कौन कौन आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जो जाइलम है बेटे वो क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है, इसमें अंतर भी पूछते हैं आपके। वह संवहनीय ऊतक जो जड़ों से खनिज लवणों और जल को पत्तों तक पहुंचाता है वह क्या कहलाता है, जाइलम ऊतक। ठीक है, और वह संवहनीय ऊतक जो पत्तों में बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है वह क्या कहलाता है, फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम किसका स्थानांतरण करेगा, भोजन का। ये किसका करेगा, जल और खनिज लवणों का। ये तो हो गया कि किनके कार्य क्या है, परिभाषा भी होगी इसमें। सेकंड पॉइंट आता है कि जाइलम के
अव्यय कौन कौन से आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो और फ्लोएम के अव्यय कौन कौन से हैं? इसमें हमारा आता है जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे, जाइलम वाहिकाएं और जाइलम ट्रैकिड्स। ठीक है। और फ्लोएम में आता है हमारा साथी कोशिका, चालनी नलिका, और हमारी आती है फ्लोएम रेशे और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो जाइलम होता है बेटे, इसके ज्यादातर जो अव्यय होते हैं वो मृत होते हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर 3 मृत हैं। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम के ज्यादातर जो हैं वो जीवित होते हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़कर के। तो फ्लोएम के ज्यादातर जीवित है, इसके मृत होते हैं। जाइलम के जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक है। जाइलम देखो बेटे, नीचे से पत्ते तो ऊपर है। ठीक है। यानी कि इसकी जो दिशा होती है स्थानांतरण की, नीचे से ऊपर, ऊपरोमुखी दिशा में गति करता है। और जो फ्लोएम है, पत्ते बेटा कुछ पत्ते नीचे है, वहां खाना बना है, टहनी नीचे वाली टहनी से, तो ऊपर की तरफ भी वो खाना भेजती है और ऊपर वाली टहनी नीचे की तरफ भी भेजती है। तो यानी कि जो फ्लोएम है दोनों दिशाओं में गति करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और जाइलम सिर्फ एक ही दिशा में गति करता है, नीचे से ऊपर की तरफ। समझ में आई आपको बात? फिर एक और बात आती है, आपने एक वर्ड और सुना होगा बेटे, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बेटे कि पौधे के जो वायवीय भाग है, यानी कि जमीन के नीचे भाग होते हैं पौधे के, कुछ जैसे जड़, और कुछ जमीन के ऊपर होते हैं, तो उनको ऊपर वाले भागों को वायवीय भाग कहते हैं। पौधे के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। समझ में आई बात? ये हमने रंध्र के जो कार्य किए थे उसमें बताया था कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी रंध्र के द्वारा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल की हानि वाष्प के रूप में क्या कहलाएगी? ये वाष्पोत्सर्जन। तो इसका यानी कि तो नुकसान वाली प्रोसेस हुई नहीं, इसका फायदा भी होता है। जो पत्ते होते हैं पौधे के, उसके तापमान को नियंत्रित रखती है। ऊपर से जब मान लो पानी एक बार ले लिया तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तो बहुत थोड़ा पानी प्रयोग होता है, लेकिन खनिज लवणों की तो कमी पड़ जाएगी। तो फिर वो पानी जब हमारा खत्म हो जाएगा तो नीचे से और पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ और खनिज लवण आएंगे, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वो पानी खत्म हो जाता है और फिर नीचे से प्रकाश संश्लेषण के लिए और पानी आएगा, तो उसके साथ और खनिज लवण आएंगे। तो पौधे की जो खनिज लवण की आपूर्ति भी वाष्पोत्सर्जन के कारण सही रहती है। फिर बात आती है बेटे, हमने अभी कहा था कि जो फ्लोएम ऊतक है ये क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। कई बार प्रश्न आता है ऐसे पेपर में कि स्थानांतरण क्या है और यह क्यों जरूरी है। फ्लोएम के द्वारा भोजन को पत्तों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण। और ये कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है। अब वो स्थानांतरण में क्या क्या लेके जाता है? सुक्रोज तो लेके ही जाता है, उसके साथ साथ में वो अमीनो अम्ल और वह दूसरे पदार्थों का भी परिवहन करता है। अब देखो बेटे, जैसे जब कली निकल रही होती है तो उस टाइम उसकी वृद्धि के लिए ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो वहां पर ज्यादा स्थानांतरण होगा। तो जो जाइलम के अंदर जो होती है प्रक्रिया वो भौतिक बलों के द्वारा होती है, लेकिन जो फ्लोएम स्थानांतरण करता है वो किसी की सहायता से करता है? ऊर्जा की सहायता से करता है। फ्लोएम जहां जाता है, जैसे जहां भोजन को लेकर गया
तो वहां का क्या कर देगा, आयन की सांद्रता उच्च हो जाती है, फिर जल उस कोशिका के अंदर आ जाएगा। फिर जो निम्न दाब वाली कोशिका है वहां जाएगा, फिर वहां फिर जल जाएगा। इस तरह से यानी कि जो है स्थानांतरण ऊर्जा की सहायता से होता है फ्लोएम के अंदर। फिर बात आती है कि भाई जो मान लो आपका ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं हो तो क्या हो जाएगा, पौधों को पोषक तत्वों की कमी पड़ जाएगी, फिर उनमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो इस तरह से बेटे पादपों में जो परिवहन है हमारा टॉपिक है कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपको किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर करें, और आपको आगे और वीडियो मिले तो इसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बेटा।